Assalamu alaikum. So the topic which we are going to study today is labor market. Let's talk about what is a salary or what is a wage. A salary or a wage is what a person receives in return for their labor is a major influence on their choice of occupation. Occupation मतलब आपका प्रोफेशन, मतलब आप जो काम करते हैं. सो आपकी सैलरी जो आप कमाते हैं या आपकी वेजेस जो आप कमाते हैं, जो आपकी इनकम है, वो हाईली डिपेंडेंट होती है कि आप कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं. अच्छा, अब बिफोर वी स्टडी अबाउट व्हाट इज लेबर मार्केट, what is labor demand, what is labor supply, why are wages and salaries different, before we study about all of that, we are first going to start कि एक एम्प्लॉय को पे कैसे किया जाता है, एक लेबर को पे कैसे किया जाता है, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स ऑफ पेमेंट्स आर देयर in order to in order to give a return to your employees, in order to give a return to your labor. So there are different types of methods. The first one being wages. Wages is the payment which you make to your employees on weekly basis. अगर मैं अपने employee को हफ्ता हफ्ता के हिसाब से payments कर रहा हूँ, so that is known as a wage. Football players are specially paid wages. They are not paid on salaries, they are on wages. एक बेहतरीन एग्जांपल है इस दुनिया की. सैलरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो सैलरी इज द अमाउंट विच यू पे टू योर एम्प्लॉइज ऑन मंथली बेसिस. महाना महाना करके अगर मैं अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे रहा हूं तो उसे हम कहते हैं सैलरी. जैसे कि अगर मैं अपने एक्सेल इंस्टीट्यूट की एग्जांपल दूं, मैं अपने सारे के सारे एम्प्लॉइज को, नॉट सारे के सारे एम्प्लॉइज बट अपने मैनेजर को एटलीस्ट सैलरी प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मैनेजर की जो पेमेंट होगी वो एक फिक्स पेमेंट है और मैं उसको मंथली बेसिस पे करूंगा, तो मैं उसको एक सैलरी पे करता हूँ. फिर एक चीज होती है पीस रेट. पीस रेट इज द पेमेंट विच यू मेक टू योर एम्प्लॉय फॉर देयर प्रोडक्टिविटी. पीस रेट इज द पेमेंट विच यू मेक टू योर एम्प्लॉय फॉर देयर प्रोडक्टिविटी. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक एम्प्लॉय को एक चेयर बनाने के 1,000 रुपए देने हैं, तो 10 चेयर बनाने के 10,000 रुपए देंगे. सो दिस इज बेसिकली नोन एज पीस रेट. हर पीस के हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे. तो अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप ज्यादा काम करें, आपको कम पैसे कमाने हैं तो आप कम काम करें. तो ऑब्वियसली पीस रेट का फायदा यह है that it motivates the employees because they are paid for their productivity. फिर एक चीज होती है कमीशन. कमीशन is a certain percentage which you pay to your employee from the overall sales. For example, ये जो कार डीलर्स के अंदर कार सेल्समैन होते हैं, इनको कमीशन पे किया जाता है. क्या अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है and if you convince them to buy the product, you will get a certain percentage of this product. जितने भी इस दुनिया के सेल्समैन हैं या सेल्स पर्सन हैं, they are part of the commission method. They are paid a certain percentage of the overall sales. For example, अगर प्रोडक्ट 1,000 रुपए का है, सो हो सकता है कि इन 1,000 रुपए में से सेल्समैन का कमीशन हो 5%. That is basically equal to 50 rupees. That when every time a product is sold, you will get 50 rupees for it. So if 10,000 products are sold, so 50 times 10,000, that would be equal to 5 lakh rupees ki salary. So it depends on your quality of work. So commission is basically a certain percentage which is paid to your employee for the overall value sold. Bonus is just like an extra payment. Bonus is just like an extra salary. Bonus is just like an extra wage. It is the extra amount which you pay to your employee for their good performances. Then there is PRP, profit related pay.
अगर बिजनेस ज्यादा पैसा कमाएगा तो एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर बिजनेस कम पैसा कमाएगा तो एम्प्लॉय को कम पैसे मिलेंगे। सो अल्टीमेटली एम्प्लॉय जो है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है। फिर एक ऑप्शन है शेयर ऑप्शन। आपने अपने एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शंस दे दिए, मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग अ सैलरी और अ वेज डायरेक्टली टू दीज एम्प्लॉयज, यू ऑफर देम ownership in your company, you offer them shares in your company। ओनर, शेयर का मतलब होता है पार्ट ओनरशिप इन योर कंपनी। सो टेक्निकली जब आपने अपने एम्प्लॉय को शेयर्स दे दिए, ओनरशिप दे दी, तो टेक्निकली ओनर बन गया, टेक्निकली उसका बिजनेस के अंदर स्टेक्स आ गए। सो व्हेन ही बिकम एन ओनर, he will think like an owner and he will perform like an owner, and whatever he do, whatever the steps he do, he will do it ultimately for the benefit of the organization, for the profitability of the organization। एम्प्लॉय को पे करने का एक और तरीका है फ्रिंज बेनिफिट्स, जिनको हम पर्क्स भी कहते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स इज अ पेमेंट जो कि जिसमें पैसा तो इन्वॉल्व है बट इनडायरेक्टली। क्या बोला मैंने? मनी इज इन्वॉल्व इनडायरेक्टली, मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग, अब फॉर एग्जांपल कहने का मकसद ये है कि इफ यू आर पेइंग योर एम्प्लॉय 5 लाख रुपए, अब हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि 5 लाख रुपए की सैलरी बहुत ज्यादा है एक एम्प्लॉय को देने के लिए, एंड पता नहीं वो इन 5 लाख रुपए से करेगा क्या, कौन से शौक पाल लेगा। क्योंकि बीइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपको ये भी होता है कि अगर मैं अपने एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे देना शुरू कर दूं तो वो शायद ज्यादा पार्टी करना शुरू कर दे, वो शायद ज्यादा आराम करना शुरू कर ले, लेजर टाइम देना शुरू कर ले। सो समटाइम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, in you do not pay your employees directly but you provide them with some benefits, कि instead of paying you 5 लाख की सैलरी I can pay you 2.5 लाख की सैलरी, 2.5 lakhs, and and instead I can give you some perks as well। perks से मुराद के आपकी हमने बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी, इंश्योरेंस, फ्री इंश्योरेंस हमने प्रोवाइड कर दी, हमने जो है आपको कोई घर गाड़ी लेके दे दी, मतलब एनीथिंग which does involve money, but we are not directly paying you the money, we are directly paying you with a benefit, with a perk, which will be beneficial for you। so this is also a way of paying up your employees। अच्छा, ये जितने भी तरीके थे इन सब के अंदर मनी इन्वॉल्व था, और इन सारे रीजंस की वजह से एक एम्प्लॉय काम पे आता है। So these are the wage factors. These are the money factors for which an employee comes to work. These are the financial motivational factors, also known as the financial motivational factors। अगर हम बिजनेस पढ़ रहे होते तो उसके अंदर मैं आपको इसी तरह समझाता that this is also known as a financial motivational factor। Let's talk about the non-wage factors। The non-wage factors are also a major influence on an individual's choice of occupation, as a person may be motivated by money in the short term, but in the long term, they also want to feel happy and motivated at work। देखो, इंसान से वो सिर्फ पैसों के लिए काम पे नहीं आता, इंसान के पास और भी रीजंस होते हैं जिसके लिए वो काम पे आता है। For example, the level of challenge. Some people go to work for the challenge they are facing. Sometimes we switch jobs just for to make it more challenging, just for it to become more interesting for us. Sometimes we go to a work for progression, for career prospects, for promotion in the future, because we sometimes want to reach a higher level at an organization। We sometimes go to work for the level of danger involved, जैसे कि फायर फाइटर्स, रेस्क्यू टीम्स, लाइफ बोट रेस्क्यू टीम्स, विंडो क्लीनर्स, scaffold educators। Basically, these are all dangerous jobs, and some people like that thrill, so they choose to work like this।
Some people go to work because of the length of training required, because some people really do like the training period, some people really do like the education period. Let's take an example of your very own Sir Hassan Abdullah. I really much like to study, I really much like to go to the university, I really much like to go to the college, because I like the environment, I like the socializing, and I like to learn things at these platforms. The level of education required, these are also a non-motivational factor, that sometimes some jobs require no or minimal education, whereas other jobs require postgraduate levels of education. For example, being a cricketer or being a footballer is also a job, but does it require some graduation or education? No, I don't think so. But if you are a doctor, if you are an engineer, does it require some minimum education? Yes. Some people go to a job for their recognition because they are being recognized. For example, if you are made a manager, you are a head of probably 50 to 100 employees. Let's take an example that you are a head of 50 to 100 employees. So you will be recognized as a senior person in an organization. So some people go to a job for recognition. Some people go to job for their personal satisfaction gained from the job. Let's take an example of my sister. My sister, Alhamdulillah, is very well off. She doesn't have the need to earn something for herself or earn something for her family, because Alhamdulillah, she's very well off. But, but, but she still chooses to work. Why does she choose to work? Because of personal satisfaction, because she feels good about herself, that she is being productive, that she is being something productive for her family or something productive for this economy. So definitely it is the personal satisfaction which you gain from a job, and sometimes it is a motivational factor which pushes you to go to your job every day. Sometimes you go to a job because of the level of experience required. It is also a motivational factor that you are so experienced that you are preferred over the others. For example, doctors, judges, lawmakers, these are the people who are recognized for their experiences, right? So this is also a motivational factor for which people go to work. Now let's talk about कि एक इंसान की जिंदगी के अंदर उसकी earnings जो हैं वो change कैसे हो जाती हैं. Let's read. The level of education a person has tends to affect in most cases their earnings and earning potential. भाई अगर आपने शायद ज्यादा education हासिल करी है, so there is a very high probability that you will get a higher salary job, that you will get a higher wage job. क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा एजुकेशन है तो इसका probably यही मतलब है कि आपके पास ज्यादा एबिलिटी है, आपके पास ज्यादा स्किल्स हैं, आपके पास ज्यादा नॉलेज है. Point number 2. Inexperienced workers, such as graduates in their first year of work, earn less than the experienced workers. Obviously, अगर एक इनएक्सपीरियंस वर्कर है और एक एक्सपीरियंस वर्कर है, तो एक्सपीरियंस वर्कर को हर चीज के इन एंड आउट के बारे में पता होगा, whereas इन एन एक्सपीरियंस वर्कर को शायद हर चीज के इन एंड आउट के बारे में ना पता हो. So experienced workers are sometimes paid more, whereas the inexperienced workers are sometimes paid less. Salaries and wages usually increase with experience and time spent working at a firm. कई बार आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी, आपकी वेज वक्त के साथ बढ़ती है, आपकी लॉयल्टी को देख के, आपकी परफॉर्मेंसेस को देख के, आपकी कंसिस्टेंसी को देख के, आपके डिसिप्लिन को देख के. नेक्स्ट, after workers reach the peak of their work of their career, their salaries and wages tend to remain fairly constant. Let's take an example of footballers. Footballers एक certain peak के बाद, एक certain age के बाद उनकी वैल्यू गिरना कम हो जाती है. तो इस सर्टेन एज के बाद उनकी वेजेस एंड सैलरीज में इंक्रीमेंट नहीं आता. क्यों नहीं आता? बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं, और उनकी वेजेस एंड सैलरीज भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मेंटेन हो रही होती हैं, बिकॉज ऑफ देयर रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ देयर सीनियरिटी, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस. Let's take next point. After retirement, earnings fall and people are dependent on their pensions and savings to cover their living expenses. इंसान की रिटायरमेंट के बाद भी
इनकम चेंज हो जाती है, या तो आप बिल्कुल भी नहीं कमाते रिटायरमेंट के बाद, या तो आप डिपेंडेंट होते हैं अपनी पेंशन पे। सो इन रीजंस की वजह से भी वक्त के साथ आपकी जो पेमेंट्स हैं वो डिफर कर जाती हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। वेज डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉय की वेज कैसे डिटरमिन होती है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले इस कॉन्सेप्ट को याद करें कि एक इकोनॉमी के अंदर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमिन होती थी। प्राइस डिटरमिन होती थी डिमांड एंड सप्लाई से, कि जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे उस प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन हो जाती थी। ऐसा ही है। इसी तरह अगर हम वेज की बात करें या सैलरी की बात करें, सो दिस इज ऑल्सो अ प्राइस विच यू पे टू एन एम्प्लॉय टू गेन देयर सर्विसेज। सो अगर वेज एंड सैलरी की, अगर वेज या सैलरी हमने डिटरमिन करनी है तो वो कैसे डिटरमिन होगी, वो भी डिटरमिन होगी डिमांड एंड सप्लाई से। बट डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, जहां डिमांड एंड जहां सप्लाई ऑफ लेबर इंटरसेक्ट करती है वहां पे आपकी एम्प्लॉइज की वेज डिटरमिन होती है। इस बात को समझ लें। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर का क्या मतलब है? द डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव्ड डिमांड। दिस मींस दैट द लेबर इज डिमांडेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूसेस एंड नॉट फॉर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, bakers are demanded for the bread they bake, not the sake of hiring bakers. Now, what is a derived demand for labor? A demand for labor, in very simple terms, is basically the demand for goods and services. देखो, अगर गुड की डिमांड है तो लेबर की डिमांड है, अगर गुड की डिमांड नहीं है तो लेबर की डिमांड भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ONA लेवल एंड इकोनॉमिक्स ONA लेवल की डिमांड है तो हसन अब्दुल्ला की डिमांड है। अगर बिजनेस ONA लेवल एंड इकोनॉमिक्स ONA लेवल की डिमांड नहीं है तो सर हसन अब्दुल्ला की भी डिमांड नहीं है, क्योंकि सर हसन अब्दुल्ला को यही दो सब्जेक्ट तो पढ़ाने आते हैं। इसी तरह, इफ देयर इज अ डिमांड फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स, देयर इज अ डिमांड फॉर बेकर्स। If there is no demand for bakery products, there is no demand for bakers. So the demand for the labor is derived by the demand of the goods and services. अब हम बात करते हैं कि एक लेबर की डिमांड किन चीजों से इंपैक्ट आती है। अब लेबर की डिमांड जो है वो काफी सारी चीजों से चेंज हो जाती है। The factors that influence the demand for labor includes the following. Point number one, the level of total demand in the economy, known as the aggregate demand during a boom or a period of economic growth. The demand for goods and services, and therefore the demand for labor to produce them, is higher than during a recession or period of declining growth. अब आप मेरी एक बात सुने, अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो ग्रो इसीलिए कर रही है क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है। अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन पे जा रही है तो वो रिसेशन में इसीलिए जा रही है क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोबेबली गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है तो लेबर की डिमांड है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है तो लेबर की डिमांड नहीं है। सो इफ देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, लेबर की डिमांड है। इफ देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन, लेबर की डिमांड नहीं है। पॉइंट नंबर टू, an increase in the productivity of labor. The demand for workers increases as their productivity increases through training and changes to production methods. देखो, आपकी लेबर की डिमांड डिपेंडेंट होती है आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी। ऑब्वियसली कई बार आपके एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं जिनकी वजह से आप कई बार लेबर कम हायर कर लेते हैं। कई बार आपके एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जिनकी वजह से आपके बिजनेस की परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होती हैं, जिनकी वजह से आप लेबर को ज्यादा हायर कर लेते हैं। सो द डिमांड फॉर द लेबर इज आल्सो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन योर एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी। पॉइंट नंबर थ्री, द कॉस्ट ऑफ लेबर इज कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, अगर एक ही काम मशीनरी भी कर सकती है और वही काम इंसान भी कर सकता है तो मशीनरी होनी चाहिए या इंसान? भाई, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क एज वेल एंड इट डिपेंड्स ऑन द quantity of work as well, and it also depends on the salary.
अगर हमें मशीनरी महंगी पड़ रही है और इंसान सस्ता पड़ रहा है, तो हम इंसान को हायर कर लेंगे, तो इंसान की डिमांड ज्यादा होगी, लेबर की डिमांड ज्यादा होगी। अगर हमें मशीनरी सस्ती पड़ रही है और इंसान महंगा पड़ रहा है, तो इंसान की डिमांड रिलेटिवली कम होगी। तो ये है सारी की सारी बात। Now let's talk about the supply of labor. Now, what is the supply of labor? The labor supply in an economy consists of people who are of working wage and who are willing and able to work. लेबर सप्लाई का मतलब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है? वर्किंग पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है, वो वर्कर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, बस इसे कहते हैं लेबर सप्लाई। People who are willing and able to work in an economy are part of the labor supply, are part of the working population. Obviously, वो लोग जो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, वो लोग जो बहुत बूढ़े हैं, वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो अभी करंटली प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग आपकी वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होते। ये सारे लोग आपकी लेबर सप्लाई का पार्ट नहीं होते। लेबर सप्लाई इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉई को ज्यादा वेजेस देंगे तो एम्प्लॉई ज्यादा काम करने के लिए तैयार होगा, ज्यादा एम्प्लॉयज काम करने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह जो लेबर की डिमांड होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, क्योंकि अगर वेजेस कम है तो एम्प्लॉयज को बिजनेस ज्यादा हायर कर लेगा, अगर वेजेस बहुत ज्यादा हैं तो कम एम्प्लॉयज को बिजनेस हायर करेगा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर रहे थे लेबर सप्लाई के बारे में। अब लेबर सप्लाई लेबर सप्लाई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लेबर सप्लाई भी कुछ चीजों से इफेक्ट होती है। किन चीजों से इफेक्ट होती है? labor force participation rate. The labor force participation rate is the percentage of working population that is working rather than unemployed. देखो आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, क्या वो सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं? नहीं, कुछ लोग बेरोजगार भी होते हैं, अनएम्प्लॉयड भी होते हैं। तो आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है? भाई, द नंबर ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम वर्कर्स इन द लेबर फोर्स, द नंबर ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स, द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फोर्स एंड द ऑफिशियल रिटायरमेंट एज ऑफ द कंट्री। भाई, अगर आपकी इकोनॉमी की जो रिटायरमेंट एज ज्यादा है तो लेबर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, रिटायरमेंट एज कम है तो लेबर पार्टिसिपेशन कम है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, अब फॉर एग्जांपल कुछ इकोनॉमीज के अंदर लेबर फोर्स की जो एज होती है वो 18 से लेके 65 इयर्स होती है, सॉरी 18 से लेके 60 इयर्स होती है। कि 18 साल की उम्र में इंसान काम करना शुरू करेगा और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। मगर कुछ ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं जहां पे वर्किंग एज 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में या कई बार 13 साल की उम्र में भी वर्किंग पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाती है, और वर्किंग पॉपुलेशन कंटिन्यू करती है 65 इयर्स की एज तक या 70 इयर्स की एज तक। सो आपके एज डिस्ट्रीब्यूशन से भी डिपेंडेंट होती है आपकी वर्किंग पॉपुलेशन। अच्छा, एक और भी है कि आपके मुल्क के अंदर किस तरह की आवाम मौजूद है, बच्चे और बूढ़े ज्यादा मौजूद हैं या जवान लोग ज्यादा मौजूद है? क्योंकि अगर जवान लोग ज्यादा मौजूद है तो लेबर सप्लाई ज्यादा है, अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर सप्लाई कम है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम वर्कर्स एंड इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सारे के सारे लोग तो फुल टाइम पे काम नहीं कर सकते, पार्ट टाइम वर्कर्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। सो यस, पार्ट टाइम वर्कर्स से भी आपकी लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन काफी इंपैक्ट आती है। फिर आपकी लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन जो है वुमेन से भी काफी इंपैक्ट होती है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर वुमेन की इंपॉर्टेंस एट वर्क प्लेस कितनी है, क्योंकि अगर वुमेन की इंपॉर्टेंस है तो लेबर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, अगर वुमेन की इंपॉर्टेंस कम है तो लेबर पार्टिसिपेशन कम है। पॉइंट नंबर 2, availability and level of welfare benefits. Welfare benefits are paid to the unemployed. However, if welfare benefits are high and readily available, this can discourage people from seeking work because the opportunity cost of not working and receiving welfare benefits is too high. भाई,
वेलफेयर बेनिफिट्स क्या होते हैं? वेलफेयर बेनिफिट्स उनको पे किए जाते हैं जो लोग बेरोजगार हैं। देखो, गवर्नमेंट को उनका ख्याल होता है जो लोग बेरोजगार होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होता है कि बेरोजगार के पास कोई और तरीका नहीं है पैसे कमाने का, तो गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा देती है इन लोगों को, या अपनी जेब से जो है फैसिलिटीज देती है इन लोगों को। तो अगर वेलफेयर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं तो फिर लोग काम खुद ही नहीं करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट खुद पैसा दे रही है। अगर वेलफेयर बेनिफिट्स बहुत कम है तो लोग काम करना बिल्कुल चाहेंगे। सोशल क्लाइमेट से भी आपकी लेबर पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स काफी इफेक्ट होती है, लेबर सप्लाई। कैसे? क्योंकि कुछ इकोनॉमीज के अंदर लोग बच्चे जल्दी कर लेते हैं तो लेबर फोर्स ज्यादा अवेलेबल होती है, बर्थ रेट ज्यादा होते हैं। कुछ इकोनॉमीज के अंदर लोग बच्चे लेट करते हैं तो बर्थ रेट्स कम होते हैं, जिनकी वजह से लेबर सप्लाई कम होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कनाडा। कनाडा के अंदर लोग बच्चे लेट करते हैं बिकॉज इट इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। वहां पे पता है लोगों को कि भाई हम आराम से करेंगे, पहले हम कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर हम जाके जो है आराम से we'll get married and then we'll have kids. So सोशल क्लाइमेट, राइट, वहां पे बच्चे लेट होते हैं, बर्थ रेट्स कम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे लोग जल्दी बच्चे कर लेते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल एंड वॉट एवर रीजन, राइट। बिकॉज हमें ये भी पता है कि हमारे मुल्क के अंदर कमाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से वी वांट आवर किड्स टू वर्क एज वेल एंड स्टार्ट अर्ली एज वेल, एंड फॉर दैट रीजन सोशल क्लाइमेट की वजह से भी कई बार आपकी लेबर सप्लाई इफेक्ट होती है। जोग्राफिकल मोबिलिटी से भी, कि कितना आसान है आपके मुल्क के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, बिकॉज इफ देयर इज कन्वीनियंस इट इज योर लेबर सप्लाई विल बी मोर। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लिए आसान होता एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना विद इन कराची, सो आई वुड हैव बीन वर्किंग एट मेनी प्लेसेस। बट सिंस कराची खुद इतना खतरनाक शहर है, इतना ट्रैफिक वाला शहर है, so it's very difficult for me to supply my services to different institutions. So geographical mobility refers to the willingness and ability of a person to relocate from one part of a country to another for work. अब देखो, अब कितने लोग होते हैं जो गांव से लेके शहर जाते हैं सिर्फ काम ढूंढने के लिए। तो अगर ये लेबर मोबिलिटी है, ये जोग्राफिकल मोबिलिटी है, ये एबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की फॉर अ जॉब, if you have the ability and the willingness to travel from one place to another, or move from one country to another, or move from one city to another just to work, then that does increase the labor supply. It also depends on the occupational mobility. आपके अंदर कितनी एबिलिटी है एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन पे स्विच करने की। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है पढ़ाने को स्विच करने से किसी और चीज के अंदर स्विच करने की। मतलब आई एम अ टीचर माई सेल्फ, हाउ मच एबिलिटी डू आई हैव टू switch from being a teacher to becoming whatever, let's say electrician? Hopefully not. Anyways, let's move forward. इक्विलिब्रियम वेज रेट। इक्विलिब्रियम वेज रेट मतलब मार्केट के अंदर जो वेज है, मार्केट के अंदर जो आपकी सैलरी है, मार्केट के अंदर जो आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं, वो वेज कैसे डिटरमिन होती है? वो वेज डिटरमिन होती है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जहां पे डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे आपकी वेज डिटरमिन होगी, और वहां पे इकोनॉमी के नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉय किए गए हैं, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हायर हुए हैं, वो डिटरमिन होते हैं। सो द पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर लेबर एंड द सप्लाई फॉर लेबर इंटरसेक्ट्स इज द पॉइंट where the wage rate is determined and the number of workers who are hired in an economy is determined. Wage differentials. अब देखो, सवाल ये है कि कुछ लोगों को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और कुछ लोगों को कम पैसे दिए जाते हैं। मतलब कुछ लोगों को ज्यादा वेजेस दी जाती हैं और कुछ लोगों को कम वेजेस दी जाती हैं। तो ये वेजेस ज्यादा और कम होती क्यों है? देखो, लॉजिकली सोचो, अगर लेबर की डिमांड ज्यादा है तो वेजेस ज्यादा होंगी, अगर लेबर की डिमांड कम है तो प्रोबेबली वेजेस कम होंगी, अगर लेबर की सप्लाई ज्यादा है तो प्रोबेबली वेजेस कम होंगी, और अगर लेबर की सप्लाई कम है तो वेजेस ज्यादा होंगी, बिकॉज द फोर्सेस ऑफ डिमांड इन सप्लाई
determines the wages, the wage which you pay to your the wage that you pay to your employees in a particular market. So wages are highly dependent on the demand and supply. So बट और भी रीजंस हैं, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई भी तो काफी सारी चीजों से इम्पैक्ट आता है ना. तो लेबर की डिमांड एंड सप्लाई किन चीजों से इम्पैक्ट आती है. सो देयर कैन बी वेरियस रीजंस व्हाई वेज में डिफर from one person to another or from one occupation to another occupation. Let's read. Because of specific abilities, skills, and qualifications. Some employees are paid more because they have more ability to work. They have more skills to work. They have more qualifications to work, or they are more motivated, or they have more willingness to work. For example, some footballers are paid more because they are more talented. Some lawyers are paid more or doctors are paid more because they are more experienced, they are more skilled, they are more qualified. So there are various reasons like these. Because of the ability, the wages might differ. Point number 2, employees are required to work unsociable hours or undertake dangerous tasks such as police or armed forces personnel. Matlab, some employees are required to work or undertake dangerous task. अगर किसी काम को करना dangerous है, खतरनाक है, या बहुत ज्यादा sensitive काम है वो, तो उस काम के ज्यादा पैसे होते हैं. अगर वो काम थोड़ा less dangerous है या less sensitive है तो उस काम के कम पैसे होते हैं. जैसे कि एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बहुत ज्यादा पैसे होते हैं. Why? Because being a chartered accountant, it is a very sensitive profession. Because आपकी एक मिस्टेक से बहुत गंदे consequences हो सकते हैं. So chartered accountancy की जॉब के बहुत ज्यादा पैसे होते हैं. Job vacancies in particular locations are difficult to fill because workers are not prepared to move. For example, because housing is more expensive, the reluctance of inability of workers to change location is called geographical immobility of labor. So sometimes some people are paid more or less because of their geographical immobility. भाई अगर आप किसी जगह पे फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग एक्सपेंसिव है या पे या वहां पे जोग्राफिकल इमोबिलिटी है तो ऑब्वियसली द वेजेस विल वैरी. नेक्स्ट, देयर आर रीजनल पे डिफरेंसेस. भाई कुछ मुल्कों में, कुछ शहरों में ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, कुछ मुल्कों में, कुछ शहरों में कम पैसे दिए जाते हैं. दैट इज द रीजनल डिफरेंसेस. लोकेशन की वजह से भी आपकी पैसे चेंज हो जाते हैं. इट ऑल्सो डिपेंड्स, डिफरेंट एम्प्लॉयर्स ऑफर डिफरेंट नॉन वेज बेनिफिट्स. भाई हर कोई डायरेक्टली वेज या सैलरी थोड़ी पे करता है. कुछ लोग नॉन वेज बेनिफिट्स भी देते हैं, घर, गाड़ी, इंश्योरेंस, education facilities, and so on and so forth. Older employees may receive higher wages than younger employees as a reward for their experience and the length of service. कुछ लोगों को ज्यादा वेजेस इसलिए देते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने काम पे ज्यादा लॉयल्टी दिखाई होती है, ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस दी होती है ओवर द इयर्स. कुछ लोगों को हम ज्यादा पैसे इसलिए देते हैं और कुछ लोगों को कम पैसे इसलिए देते हैं बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जैसे वर्क प्लेस पे मर्द को ज्यादा पैसे दे रहे हैं, औरत को कम पैसे दे रहे हैं फॉर द सेम जॉब, for the same number of hours that they are offering. This is known as discrimination, inequality. Let's move forward. Let's talk about the national minimum wage legislation. अब देखो, कई बार जब एक इकोनॉमी के अंदर, 1 minute. Okay, let's talk about the national minimum wage. National minimum wage is the lowest amount a firm can pay its workers as set by the government. आप सबको नेशनल मिनिमम वेज के बारे में पता है? पता नहीं. पाकिस्तान का नेशनल मिनिमम वेज अभी क्या चल रहा है? लेट्स सर्च. अच्छी बात है ये सर्च करना. नेशनल मिनिमम वेज पाकिस्तान. So 32,000 rupees per month is the national minimum wage. So if you are at a job at a corporate level and if you are working 9 to 5, basically if you are working at a full-time contract
40 to 48 hours every week, if you are giving 40 to 48 hours every week to an organization, you are obliged to earn 32,000 rupees per month here in Pakistan. So 32,000 rupees is the minimum wage that we need to pay to an employee on a full-time contract. So सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, एक इकोनॉमी की वेज रेट डिटरमिन होती कैसे है? एक इकोनॉमी की वेज रेट डिटरमिन होती है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करती है वहां पे आपकी वेज रेट डिटरमिन होती है और नंबर ऑफ वर्कर्स डिटरमिन होते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है। मगर कई बार इकोनॉमी के अंदर लोग आर्ग्यू करते हैं कि हमें बिजनेसेस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें वेजेस बहुत कम पे की जा रही हैं, हमें सैलरीज बहुत कम पे करी जा रही हैं, वी वांट आवर सैलरीज टू इंक्रीज, वी वांट आवर सैलरीज टू इंक्रीज। तो गवर्नमेंट आवाम की बात को सुनती है, और जब गवर्नमेंट आवाम की बात को सुनती है तो वो एक फैसला लेती है कि इस इक्विलिब्रियम के ऊपर हम एक नेशनल मिनिमम वेज लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर वी डिटरमिन्ड कि लेबर की जो वेज है इक्विलिब्रियम के हिसाब से वो 25,000 रुपए है। मगर गवर्नमेंट आती है, कहती है नहीं, आपने एम्प्लॉय को कम से कम 32,000 रुपए देने। क्यों? क्योंकि आवाम कह रही है 25,000 रुपए बहुत कम है सैलरी, इसमें घर नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट आके क्या लगाती है? नेशनल मिनिमम वेज। ये नेशनल मिनिमम वेज हमेशा इस इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम के नीचे तो नहीं लगाएगी, कोई फायदा ही नहीं है। द नेशनल मिनिमम वेज इज ऑलवेज सेट अबव द इक्विलिब्रियम, कि कम से कम अपने एम्प्लॉय को इतनी वेज देनी है। तो मुझे एक बात बताओ, when you were previously at the equilibrium, there was no excess demand for labor and no excess supply for labor. But when there is national minimum wage set above the equilibrium, what is the supply of labor? This is the supply of labor. What is the demand for labor? This is the demand for labor. So the supply of labor is greater than the demand for labor. मतलब लेबर ज्यादा अवेलेबल है मगर हायर कम लोग हो रहे हैं, so there will be unemployment. These are the number of workers who are willing to work, these are the number of workers who are being hired, who are being demanded. So the horizontal difference between N2 and N3 is unemployment. This whole area is part of unemployment. Why? Because when wages rose, supply rose and demand fell. And the difference between supply and demand is basically your unemployment. A national minimum wage is the lowest amount a firm can pay its workers as set by the government. Any firm that pays workers less than the legal minimum wage is breaking the law. तो अगर एक एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे है, 40 से 48 घंटे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हफ्ते भर में दे रहा है, तो वो ऑब्लाइज्ड है 32,000 रुपए कमाना पाकिस्तान के अंदर। मतलब नेशनल लीगल मिनिमम वेज कमाना उस पर लाजमी है। इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली आपकी डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होती है, मगर गवर्नमेंट आके इस अबव द इक्विलिब्रियम वेज सेट कर देती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज। नेशनल मिनिमम वेज से क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं? लेट्स रीड। जब मिनिमम वेज आके गवर्नमेंट लगाती है, सो वर्कर्स रिसीव अ फेयर वेज फॉर एन आवर्स वर्क एंड आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय एम्प्लॉयर्स। क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉयर जो है चाहता है कि वो कम से कम पैसा दे एम्प्लॉई को, तो गवर्नमेंट आके इन वेजेस एंड सैलरीज को और इन ऑक्यूपेशंस को और इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करती है। अनएम्प्लॉयड पीपल मे हैव एन इंसेंटिव टू वर्क एज द वेज मे बी मोर अट्रैक्टिव देन रिलाइंग ऑन द वेलफेयर बेनिफिट्स। तो नेशनल मिनिमम वेज जब एक इकोनॉमी की बढ़ती है, तो जो बेरोजगार लोग हैं, जो वो लोग हैं जो काम पे नहीं जा रहे, वो भी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि उनको अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3,
Low income earners may have more money to spend, and this may increase consumption in the economy, thus easing the fares at higher wages might cause unemployment. तो ऑब्वियसली जब एक इकोनॉमी के अंदर नेशनल मिनिमम वेज बढ़ा दिया जाता है तो इस इकोनॉमी के एम्प्लॉयज अब ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो जब एक इकोनॉमी के एम्प्लॉयज ज्यादा पैसे कमाएंगे तो वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। तो जब एक एम्प्लॉयज कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो एक इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आउटपुट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करेगी। मगर इस बात को ये समझना भी जरूरी है कि जब आप इकोनॉमी के अंदर वेजेस बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ लेबर की डिमांड भी कम हो रही है, और जब लेबर की डिमांड कम हो रही है तो उससे बेरोजगारी क्रिएट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। पॉइंट नंबर 1, वर्कर्स हु अर्न मोर देन द मिनिमम वेज may request a higher wage, and which will and will maintain the wage differential between them and the workers who earn less than they do. अब फॉर एग्जाम्पल, अब अपने आप से एक सवाल पूछो, पाकिस्तान की जो नेशनल मिनिमम वेज है वो है 25,000, अज्यूम करो, और आप जो सैलरी कमा रहे हैं वो हो गई, आपकी जो सैलरी है वो है 50,000। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता नेशनल मिनिमम वेज से क्योंकि आप 50,000 कमाते हैं। अब पाकिस्तान की सडनली नेशनल मिनिमम वेज 25,000 से 50,000 हो गई, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय जो कि लिटरली मिनिमम काम कर रहा है, मिनिमम स्किल्स के साथ, मिनिमम क्वालिफिकेशंस के साथ, मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ, उसको 25 से 50,000 मिल रहे हैं बिना किसी रीजन के, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया। तो फॉर दिस रीजन ये बंदा भी ये आर्ग्यू करेगा कि देखो, मेरी स्किल्स के हिसाब से, मेरी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से मेरी सैलरी 50,000 होनी चाहिए, क्योंकि फिर मेरे में और इस शख्स में क्या फर्क रहा? मेरे में और इस शख्स में क्या फर्क रहा? सो यस, जब एक इकोनॉमी के अंदर नेशनल मिनिमम वेज बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ उन वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ती जो मिनिमम वेज कमा रहे होते हैं, उन वर्कर्स की भी वेजेस बढ़ती हैं जो अबव दी मिनिमम वेज कमा रहे होते हैं, क्योंकि वो ये आर्ग्यू करेंगे कि हमारे स्किल्स, हमारी एक्सपीरियंस, हमारी क्वालिफिकेशंस और हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हमें ज्यादा वेजेस मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन लेबर मार्केट। गवर्नमेंट एक लेबर मार्केट के अंदर किस तरह इंटरवीन करती है? तो सबसे पहला तरीका तो हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मिनिमम वेज के थ्रू। गवर्नमेंट आती है और मिनिमम वेज लगा देती है। और क्या तरीके हैं? एम्प्लॉयमेंट राइट्स, गवर्नमेंट लॉज बनाती है, लॉज बनाती है टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट ना करे और एम्प्लॉय एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट ना करे। गवर्नमेंट आके लॉज बनाती है रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिगार्डिंग हॉलीडेज, रिगार्डिंग वेजेस एंड सैलरीज, रिगार्डिंग the number of hours working, that regarding health and safety at work, regarding discrimination issues at work. So government आके employees के rights को protect करने के लिए laws बनाती है। government आके trade union legislation के भी laws बनाती है, that the employees has the right to join a trade union in order to negotiate better wages and better salaries for themselves. सो गवर्नमेंट आके इस तरह के लॉज बनाती है कि एक एम्प्लॉय के पास पूरा पूरा राइट है ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने का। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को इसलिए काम से निकाल ली है क्योंकि आपने ट्रेड यूनियन ज्वाइन करा, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अनएक्सेप्टेबल। सो उस पर फाइन्स लगाए जाएंगे, उसको उसकी पनिशमेंट होगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक हमने आगे जाके भी पढ़ेंगे, बट लेट्स रीड। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर अकर्स व्हेन अ वर्कर बिकम्स एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। जब आप एक ही काम को रिपीट करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो आप उस काम के अंदर प्रोफेशनल बन जाते हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर वेरी ओन सर हसन। मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूँ ओवर एंड ओवर द इयर्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ ओवर एंड ओवर द इयर्स, सो नाउ आई हैव बिकम अ स्पेशलाइज्ड टीचर और अ स्पेशलाइज्ड ट्यूटर इन दिस फील्ड। इसी तरह जब एक फुटबॉलर फुटबॉल अपनी जिंदगी भर खेलता है तो वो फुटबॉल के अंदर स्पेशलाइज हो जाता है। जब एक डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करता है कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स, तो वो फिर उस काम के अंदर प्रोफेशनल बन जाता है। सो द
repetitive task makes you specialize in a particular profession, in a particular occupation. Specialization करने के कुछ फायदे भी होते हैं. Workers become experts in their field, so their productivity increases. Obviously जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं तो आप उस काम के अंदर एक्सपर्ट बन जाते हैं, और उस काम के अंदर एक्सपर्ट बनने से आपकी प्रोडक्टिविटी बनती है. मतलब द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट. जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं तो आपकी उस काम के अंदर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती है, बिकॉज द रेपिटेटिव टास्क इंक्रीजेस योर एबिलिटी टू वर्क. पॉइंट नंबर 3, workers can become more skillful, so their earning potential may increase as well. खुद सोचो, आपको एक ही काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और उसी काम को करने की क्वालिटी भी बढ़ रही है. तो अगर आपकी काम की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ रही है तो there is a very high probability that you will be paid higher wages and salaries. Let's talk about the disadvantages of specialization. जब आप किसी काम के अंदर स्पेशलाइज हो जाते हैं तो उस काम के कुछ नुकसानात भी होते हैं. The work may become repetitive and boring. एक ही काम को बार बार करने से आप उस काम से थक भी जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं. And sometimes you just want to do something new. Sometimes you just want to do something exciting. So it becomes very boring, right? Point number 2, workers may become alienated, especially those specializing in low skilled work. Obviously, अब एक ऐसा काम जिसके अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लो स्किल्ड काम है, आसान काम है, उस काम के अंदर भी इंसान बेजार हो जाएगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं अपनी जिंदगी के साथ, क्या काम कर रहा हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका काम है मोची, जूते पॉलिश करना. आप एक वक्त आएगा बोर हो जाओगे इस काम से. मैं बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेता हूँ. मैं बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर तो नहीं हूँ, मगर बहुत बड़ा फुटबॉल फैन हूँ. सो आई लव प्लेइंग फुटबॉल. सो मेरा काफी जाना होता है मोची के पास, क्योंकि मेरे आए दिन जूते फटते रहते हैं या आए दिन कोई ना कोई मसला हो जाता है. सो तो जब भी मैं मोची के पास जाता हूँ वो हमेशा ये कहता है यार मैं इस काम से बेजार हो गया हूँ. यकीन करो, मैं इस काम को 10 साल से कर रहा हूँ मगर मैं बेजार हो गया हूँ. क्यों? क्योंकि उसका काम ही ऐसा है. उसको पता है कि यार मैं क्या करूंगा, मैं क्या है, रोज एक ही चीज आके मैं करूँ. और it's doesn't even require some sort of variation or some sort of क्या कहते हैं, कोई इतनी ज्यादा बड़ी वो उसमें कोई स्किल्ड काम भी नहीं है, तो उससे इंसान पे बेजार ही हो जाता है. Point number 3, the production process may become over specialized, that is too dependent on an individual worker or a group of workers. भाई स्पेशलाइजेशन से आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं कि यार मेरा काम तो यही एम्प्लॉय करेगा और कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये बंदा इस काम के अंदर एक्सपर्ट है. तो स्पेशलाइजेशन से आप कुछ लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कुछ लोगों को कम इंपॉर्टेंस देते हैं. कुछ लोगों पे आप ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और कुछ लोगों पे आप कम डिपेंडेंट होते हैं. तो जब आप एक काम के अंदर स्पेशलाइज होते हैं तो आप एक ही काम को बार बार करना है. तो मतलब जब आप एक ही काम को बार बार कर रहे हैं तो दूसरे कामों पे आप कम तवज्जो दे रहे हैं. तो जब आप दूसरे कामों पे कम तवज्जो देते हैं तो आपको दूसरे काम करने की एबिलिटी कम हो जाती है, तो आप दूसरे कामों में डी स्किल्ड हो जाते हैं. तो इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है. डिफरेंसेस इन अर्निंग्स बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स. भाई कई बार लोगों के अर्निंग्स डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि आप ज्यादा स्किल्ड होते हैं, एंड कई बार लोगों की वेजेस एंड सैलरीज इसलिए कम होती हैं क्योंकि आप अनस्किल्ड होते हैं. कई बार लोगों को पैसे इसलिए ज्यादा मिलते हैं क्योंकि आप एक मर्द हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग एट अ जॉब, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉलर्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेल फुटबॉलर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं और फीमेल फुटबॉलर्स को कम पैसे मिलते हैं. इसी तरह अगर मैं क्रिकेट की एग्जांपल दूं तो मेल क्रिकेटर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं और फीमेल क्रिकेटर्स को कम पैसे मिलते हैं. नाउ व्हाई इज दैट सो? द रीजन कुड बी मेनी कि मेल क्रिकेट ज्यादा देखी जाती है, मेल फुटबॉल ज्यादा देखी जाती है, मेंस फुटबॉल ज्यादा देखी जाती है, मेंस क्रिकेट ज्यादा देखी जाती है. एक तो ये भी रीजन है. ये भी रीजन है कि probably that male footballers and male cricketers definitely has more ability than the female footballers and female cricketers. And that could be, and that is a reason, that is also a natural reason, because men are designed in such and such a way that they have more physical ability and has the ability to carry out physical activities. तो ये जितने भी ऐसे काम है जिसके अंदर physical activity होती है, उन कामों के अंदर कई बार मर्दों को ज्यादा पैसे मिलते हैं और औरतों को कम पैसे मिलते हैं.
वेयर एज अगर मैं उन कामों की बात करूं जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड काम होते हैं, जैसे कि एचआर, if you are an HR manager or if you are part of the HR department, so female workers are preferred over the male workers. एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट हैं, मेल रिसेप्शनिस्ट इतने नहीं कंसिडर की जाते जितनी फीमेल रिसेप्शनिस्ट कंसिडर की जाती है. सो इन दीज ऑक्यूपेशंस फीमेल वर्कर्स आर पेड मोर देन द मेल वर्कर्स. सो एक और एग्जांपल लेता हूं बल्कि नहीं, that example would be invalid and might be inappropriate as well. So let's move forward. Some people might earn more because of the sector which they belong to. For example, if you are working in a private sector, you might be paid more or less. If you are working in a public sector, government owned organization, you might be paid more or less. Because in a private sector, there is a very high probability that you are paid more for the productivity of work, for the quality of work, because the organizations in a private sector are profit motive. So काम अच्छा कर रहे हो तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, काम बुरा कर रहे हो तो कम पैसे मिलेंगे. So there is a difference in earnings because of that. Whereas in public sector, the payments are made by the government, and these payments are usually fixed, and these payments are usually made regardless of your performances, regardless of your quality of work, regardless of your productivity. So you might be paid more or less for these reasons. Let's move forward. Differences in earnings between industrial sectors. कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शरी सेक्टर्स. सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर डेफिनेटली कम वैल्यू प्रोड्यूस होती है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस होती है, और टर्शरी सेक्टर के अंदर तो एक्सट्रीम वैल्यू प्रोड्यूस होती है. प्राइमरी सेक्टर के अंदर इतनी स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, और टर्शरी सेक्टर के अंदर तो और भी ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड होती है. बिकॉज टर्शरी सेक्टर के अंदर डॉक्टर्स आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर. सो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा वैल्यूएबल आउटपुट होगा, जितना ज्यादा स्किल्ड काम होगा, जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशंस होंगी, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, उतनी ज्यादा वेजेस एंड सैलरीज होंगी, और जितना कम ये चीजें होंगी उतनी कम वेजेस एंड सैलरीज होंगी. सो इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, स्किल्स एंड सो एंड सो फॉर्थ, उन रीजंस की वजह से भी इंडस्ट्री के अंदर आपकी वेजेस एंड सैलरीज डिफर कर जाती हैं.